हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन 5 में जो पोएम है आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके पोएट है जीब कैरी। आ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड का सबसे पहले मतलब समझ लें कि आ लेजेंड लेजेंड होता है कि जो दंत कहानियाँ होती हैं जिसको कि लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपनी यानी कि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को फिर वो अपने बच्चों को सुनाते हैं और वो पास होती जाती जनरेशन टू जनरेशन। और नॉर्थ पोल जो जहाँ पर हर समय बर्फ़ जमी रहती है उस रीजन की एक कहानी है। और नॉर्थ पोल की तरफ जो अलास्का, ग्रीनलैंड है ना, ये सब जो रीजन है ये सब आते हैं। तो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ठीक है, मैं इसमें पोएम रिसाइट करूँगी, आपको राइमिंग स्कीम डिस्कस करूँगी, एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊँगी एंड ऑफ कोर्स द पोएटिक डिवाइसेस टू। सो वी स्टार्ट। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये पोएम जो है कहानी बताती है उस एक ओल्ड लेडी की, एक बूढ़ी औरत की, जिसने अपने लालच के कारण सेंट पीटर जो थे, संत पीटर, उनको गुस्सा दिला दिया था। ठीक है। और इट्स अ बैलेड बच्चों। बैलेड होता है कि जिसमें पोएम के थ्रू छोटे छोटे स्टैंजा करके किसी कहानी को नरेट करते हैं, किसी कहानी को सुनाते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन एक से दूसरे जनरेशन में पास होती रहती हैं। सो वी स्टार्ट। Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So, पोएट कहते हैं कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, कि नॉर्थ लैंड जो एरिया है, जो नॉर्थ पोल के पास का एरिया, उसमें दूर, बहुत दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है कि दिन, जहाँ दिन बहुत छोटा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ लैंड में सूरज जो है बहुत कम देर के लिए चमकता है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत बड़ी होती हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े में स्पेशली रात इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप दम थ्रू। दम यहाँ पर जो नॉर्थ लैंड के लोग हैं वहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ जो रहते हैं उनके लिए आया है कि रातें इतनी लंबी होती हैं कि वे पूरी रात सो भी नहीं पाते, यानी कि कुछ घंटे सोते हैं और रात ही चल रही होती है कि वो उठ भी जाते हैं। जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं, लेकिन वहाँ चूंकि रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग पूरी रात सो भी नहीं पाते और रात को सोते हैं और रात को ही उठ जाते हैं। दिस इज़ द poet wants to say. See, now the rhyming scheme of the poem. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। हम पहले भी अपने सारी जब भी पोएम पढ़ाई हैं डिस्कस कर चुके हैं कि जब राइमिंग स्कीम उसको कहते हैं, जब किसी स्टैंजा की लाइन का एक जो लास्ट वर्ड होता है वो किसी उसी स्टैंजा की किसी दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड से जिसकी साउंड सेम होती है। तो देखिए, नॉर्थ लैंड जो है फ्यू से मैच नहीं करा, विंटर से मैच नहीं करा, थ्रू से नहीं मैच करा, तो हम यहाँ पर ए अल्फ़ाबेट देंगे। ठीक है। फ्यू अगला है वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। फ्यू की साउंड थ्रू से मैच कर रही है ना, स्लीप देम थ्रू, फ्यू और थ्रू है, तो हमने दोनों को सेम अल्फ़ाबेट दिया, बी बी। ठीक है। और विंटर अकेला अकेला बचा है, उसकी साउंड किसी से मैच नहीं करी, तो सी। दिस इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ए बी सी बी। और बच्चों ये हम आपको बताएं, ये पूरी पोएम में यही राइमिंग स्कीम है। ठीक है। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस दैट दे कैन नॉट देम थ्रू। लास्ट फोर्थ लाइन में देखिए, द साउंड का बार बार रेपिटेशन है। जब किसी पर्टिकुलर लाइन में जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से 5 आप वॉवल साउंड हटा दीजिए, ए ई आई ओ यू, तो बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और उन कॉन्सोनेंट्स की जब साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में बार बार रिपीट होती है, जैसे कि यहाँ पर द साउंड, दैट में द, दे में द, देम में द और थ्रू, है ना, यहाँ पर द साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। थ्रू में साउंड तो नहीं है, लेकिन हाँ टी जरूर दिया हुआ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए। और ऊपर देखिए अवे अवे, यहाँ पर एक वर्ड जो है
जब हम किसी वर्ड पे एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं और इसलिए उसको 2 बार या फिर 2 से ज़्यादा बार लिखते हैं, तो वहाँ पर रेपिटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। किसी चीज़ को बल देने के लिए अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, कि नॉर्थलैंड में दूर, बहुत दूर, यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए रेपिटिशन है, अवे अवे 2 बार यूज़ हुआ है। एंड दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ सेकंड स्टैंजा, सी where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cub in their funny furry clothes. अब देखिए, जहाँ पर पोएट कहते हैं कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। अब ये नॉर्थ लैंड में वेयर जो है नॉर्थ लैंड के लिए, यहाँ पर दे मतलब नॉर्थ लैंड के लोग हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जो फास्ट रेंडियर, रेंडियर एक जानवर होता है जो बर्फ़ पे चलता है। ठीक है, आप लोगों ने सेंटा क्लॉज के उस पर देखा होगा कि रेंडियर पे बैठ के आते हैं सेंटा क्लॉज, वही रेंडियर की बात हो रही है। तो स्विफ्ट होता है बहुत फास्ट, और रेंडियर को पुल करता है, हार्नेस होता है कि उसको रेंडियर को बांधा जाता है किससे, टू द स्लेजेस। स्लेजेस होता है कार्ट, एक गाड़ी जिसमें लोग बैठ के मूव करते हैं बर्फ़ पे, और ये रेंडियर खींचते हैं उस गाड़ी को। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, और एक बहुत फास्ट रेंडियर को स्लेजेस कार्ट के थ्रू उससे बांध दिया जाता है व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, और जो बच्चे हैं वहाँ के वो बिल्कुल भालू के बच्चे, बेयर्स कब कहते हैं, भालू के बच्चों के जैसे लगते हैं, क्योंकि इन देयर फनी फरी क्लोथ, क्योंकि वो बहुत ही फ़नी और फरी, जिन्हें बहुत फरदार जो होते हैं, रोएदार कपड़े पहनते हैं, तो बिल्कुल जैसे लगता है कि भालू के बच्चे हैं। दिस इज़ अबाउट द एक्सप्लेनेशन। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। रेंडियर में ए है, रेंडियर साउंड नहीं कर रहा है किसी से, रेंडियर की साउंड। अब स्नो और क्लोथ्स है ना, स्नो क्लोथ, ये थोड़ा मिल रहा है साउंड, तो यहाँ दोनों में बी भी है, और कब्स सी। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच कई जगह यूज हुई है। देखिए फर्स्ट लाइन में दे हार्नेस द साउंड रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यहाँ पर है। नीचे देखिए, लुक लाइक, ला साउंड रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। फनी फरी, फा साउंड रिपीट हुई है, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। दिस ऑल आर काउंसोनेंट साउंड्स, और बार बार रिपीट हो रही हैं। आगे देखिए, यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है उन्होंने। देखिए, क्योंकि उन्होंने बच्चों को वहाँ के बेयर कप से कंपेयर किया है, और जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और उसमें सो, लाइक या एज वर्ड का यूज़ भी नहीं करते उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए, सॉरी करते हैं, तो वहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। यहाँ देखिए, बेयर कप को लाइक वर्ड से, लाइक को हम सर्किल कर दें, लाइक वर्ड से यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। एंड नाउ द थर्ड स्टैंजा। देर इज़ वन मोर डिवाइस। सी, फर्स्ट स्टैंजा में विंटर के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है बच्चों। तो जब कोई लाइन जो है रनिंग लाइन होती है, यानी कि एक लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के दूसरी या तीसरी लाइन में मूव कर दी जाती है, तो वहाँ पर इंजैबमेंट होता है। ठीक है, मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच का बच्चों इसी नॉरियाल्स मैम इंग्लिश पे मैंने अपलोड कर दिया विद एग्जाम्पल्स, आप लोग वहाँ से भी फिगर्स ऑफ स्पीच और सारी पोएटिक डिवाइसेस सीख सकते हैं। ठीक है, तो विंटर पे यहाँ पर इंजैबमेंट है, रेंडियर पे के बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, कब्स के बाद नहीं है, तो यहाँ सब ये सब एग्जाम्पल्स हैं इंजैबमेंट के। नाउ थर्ड स्टैंजा। थर्ड, दे tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. और पोएट कहते हैं कि दे यानी कि नॉर्थलैंड के लोग जो है एक स्टोरी बताते हैं, बहुत ही क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस होता मतलब है जिसको जानने की इच्छा हो, है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, और टिस का मतलब है यहाँ पर इट इज़, मतलब कि इस कहानी के बारे में। और पोएट कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये कहानी सच्ची है, एंड जेट तब भी यू मे लर्न अ लेसन, तभी इस कहानी से आप एक लेसन सीख सकते हो, एक सीख ले सकते हो। एंड इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये कहानी आपको सुनाता हूँ। सो अगेन सी द राइमिंग स्कीम। स्टोरी
का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है इस स्टैंजा में, तो स्टोरी ए है। ट्रू और यू का साउंड मिल रहा है, ट्रू यू बोलने में सेम सा लग रहा है। तो बी है लेसन, सी है लेसन का साउंड किसी से नहीं मिल रहा है। ये दिस इज द राइमिंग स्कीम। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। अगेन यहाँ पर इंजैबमेंट है। देखिए लेसन के बाद कोई भी थर्ड में लेसन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, लाइन मूव कर रही है, तो इंजैबमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर। आगे देखिए द साउंड रिपीट हुई है, दे टेल देम है, द और दे और देम में द साउंड रिपीट हुई है एंड इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो यहाँ पर एलिट्रेशन है, लर्न लेसन, ऐसे लर्न और लेसन में भी ल साउंड रिपीट हुई है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। टेल और टेल और टू, इफ़ आई टेल टेल टू, टा साउंड रिपीट हो रही है, तो ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स है। नाउ सी द fourth stanza. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. Now, अब वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि पोएट की किस की क्या स्टोरी थी। वंस, एक बार की बात है कि व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक अच्छे जो महान जो सेंट पीटर थे, संत पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, और जो इस संसार में रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो वॉकड अबाउट इट मतलब पूरा अराउंड द वर्ल्ड, संसार में घूम घूम कर प्रीच किया करते थे। प्रीच होता है बच्चों रिलीजियस टॉक, जब कोई धार्मिक शिक्षा देता है घूम घूम कर तो उसको प्रवचन देता है, तो वो प्रीचिंग कहलाती है। जस्ट एज ही डिड, यू नो, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो करते थे। तो यहाँ पर सेंट पीटर के बता रहे हैं कि वो एक बहुत ही डाउन टू अर्थ और संसार में एक संत थे जिनका नाम सेंट पीटर थे, और वो संसार में घूम घूम कर, जैसा कि आप जानते हैं, वो शिक्षा दिया करते थे, रिलीजियस टॉक के बारे में बातें करते थे। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। पीटर, ए, पीटर का साउंड किसी से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। बिलो और नो थोड़ा सा साउंड मैच कर रहा है, बिलो और नो। तो बी भी है, प्रीचिंग में सी है, प्रीचिंग का अकेला बचा, तो प्रीचिंग सी है। नाउ सी द इंजैबमेंट इज देयर। पीटर के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। दिस इज ऑल, यस। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टैंजा। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Now, देखिए वो फिर जो सेंट पीटर थे, ही यहाँ पर सेंट पीटर के लिए आया है। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, फिर एक वो झोपड़ी की एक हट की के दरवाजे पे आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और पूरी दुनिया का, पृथ्वी का भ्रमण करते करते, घूमते घूमते, वाइल अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, वो यानी कि वो पूरी पृथ्वी का को घूमते घूमते, भ्रमण करते करते कॉटेज के एक दरवाजे पे आए, एक झोपड़ी के दरवाजे पे, जहाँ पर एक छोटी सी औरत जो थी, एक लेडी थी, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, हर्थ होता है जो फायर प्लेस, जहाँ अंगीठी, जहाँ पर वो बेक कर रही थी, सेक रही थी केक को। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उन केक को अंगीठी पे सेक रही थी। यहाँ पर देम जो है केक्स के लिए आया है, देम जो है केक्स के लिए आया है। तो नाउ सी द राइमिंग स्कीम। अगेन सेम, कॉटेज ए है, अर्थ और हर्थ सेम साउंड कर रहा है, तो बी बी है, केक सी है। आगे देखिए पोएटिक डिवाइसेस। एलिट्रेशन है बच्चों, वोमेन वॉज है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, वोमेन वॉज, दो साउंड साथ में रिपीट हो रही हैं इस लाइन में। वेयर भी है इसी लाइन में पहले, वेयर वोमन वॉज, तो यहाँ एलिट्रेशन है। और ऐसे ही देम और द, बेकिंग देम ऑन द हर्थ, तो यहाँ पर द साउंड रिपीट, तो एलिट्रेशन है। नाउ सी द अनदर स्टैंजा। एंड बीइंग फेंट with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और आगे देखिए, एंड बीइंग फेंट, फेंट होता है कि बहुत ही बेहोश हो जा रहे थे कमज़ोरी की वजह से, वीक हो रहे थे। फास्टिंग होता है भूख की वजह से, ठीक है, और तो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। देखिए अब यहाँ पर जो सेंट पीटर जो थे,
चूँकि पूरी दुनिया का भ्रमण करते करते वहाँ पहुँचे थे, घूमते घूमते, तो वो भूख की वजह से भूखे थे और उसकी वजह से बेहोश हुए जा रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन ऑलमोस्ट करीब करीब पूरा दिन निकल गया था। ही आस्क्ड हर, ही यानी सेंट पीटर के लिए, तो उन्होंने उस वोमन से कहा जो केक बना रही थी, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि जो उसके केक का स्टोर है, जो उसने सारे केक स्टोर किए हुए हैं अपने घर में, भंडारण किया हुआ जिन केक्स का, उनमें से एक पीस उसको दे दें। यानी कि भूखे थे, उन्होंने एक पीस खाने के लिए मांगा उससे। नाउ सी द राइमिंग स्कीम अगेन, फास्टिंग किसी से मैच नहीं कर रहा है, डन और वन है ना, सेकंड और फोर्थ लाइन जो है साउंड सेम है, डन और वन, तो राइमिंग स्कीम बी बी है यहाँ पर, और केक्स की किसी से नहीं मिली तो सी, सो बी, डन एंड वन इज राइमिंग विद ईच अदर। नाउ सी द पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट लाइन में देखिए फेंट और फास्टिंग, फा साउंड का रिपीटिशन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर। नाउ टर्न द पेज, next stanza, turn the page. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it, and though it seemed too large to give away. अब देखिए, so she made a very little cake, so शी मेड अ वेरी लिटिल केक, और जब उन्होंने केक मांगा तो उसने एक बहुत छोटा सा केक उनके लिए बना दिया, बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे ही उसने उसको अंगीठी में बेक करने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा केक को, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने सोचा कि भैया देने के लिए तो ये बहुत बड़ा है, यानी कि वो बहुत ग्रीडी थी ना, हम लोग ने पहले पढ़ा था, इसीलिए वो सेंट पीटर जो थे वो उनसे गुस्सा हो गया। तो सेंट पीटर बच्चों वो जो है जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, है ना, जीसस क्राइस्ट के शिष्य माने जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, वर्ड मीनिंग में बुक में आपके दिया हुआ है। तो और उसको देने के लिए वो बहुत बड़ा लगा। तो देखिए अब राइमिंग स्कीम देखिए, केक ए है, ले और अवे, ले अवे साउंड सेम सी है, तो बी भी है, और सीम्ड सी, सीम्ड सी, और सीम्ड के बाद देखिए कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। तो यहाँ पर हमें इस स्टैंजा से पता चलता है कि वो लेडी जो थी बहुत ग्रीडी थी, उसने एक छोटा सा तो केक पहले ही बनाया था, और यहाँ पर साफ लिखा है कि वेरी लिटिल केक, और उसके बाद भी उसको वो बड़ा लग रहा था, तो ये इट शोज़ कि वो बहुत ग्रीडी थी, बहुत लालची थी। नेक्स्ट स्टैंजा, देयरफॉर शी नीडेड अनदर and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. और फिर उसने जो है फिर से आटा गूंधा, नीडेड कहते हैं आटा गूंधने को, ठीक है, आटा मलने को, फिर उसने से आटा गूंधा दूसरे केक के लिए, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अभी भी उसने एक छोटा सा केक बनाया, बट इट लुक्ड, जब उसने उसको देखा, when then she turned it over as large as the first had done, और उसको उतना ही बड़ा, जैसे उसको पहला वाला केक बड़ा लग रहा था, तो ये भी केक जो दूसरा उसने आटा गूंथ के बनाया ये भी उसको बड़ा लगा। नाउ सी द राइमिंग स्कीम, अनदर ए, वन और डन, बी बी, ओवर सी, ठीक है। स्टिल और स्मॉलर, सा साउंड का रेपिटेशन है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, स्टिल स्मॉलर सेकेंड लाइन में, तो एलिट्रेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टैंजा, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर अब उसने थर्ड टाइम एक तीसरा केक बनाने के लिए देखिए उसने क्या किया, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, स्क्रैप होता है कि बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक डो लिया, डो होता है गुथे हुए आटे को कहते हैं, एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया, मले हुए आटे का, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बेलती गई फ्लैट, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसने उसको बेक किया, सेका अंगीठी में, जैसे कि वेफर होता है, जैसे वेफर होता है ना जिसमें कि आइसक्रीम के कोन बनते हैं, बिस्किट्स भी आते हैं, उससे भी पतला बेला, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन पार्ट होता है टू गिव, पार्ट माने देना होता है, लेकिन वो उसको भी नहीं दे सकी क्योंकि वो बहुत ग्रीडी थी, बहुत लालची थी। नाउ अगेन सी द राइमिंग स्कीम, दो ए है, फ्लैट और दैट की साउंड सेम आ रही है, तो सेम अल्फ़ाबेट देंगे हम, बी बी, वेफर इज सी। सी द पोएटिक डिवाइसेस,
यहाँ पर रोल्ड एंड रोल्ड है ना, बेला और बेला है ना, उसको पतला करने के लिए बेलती गई। और इस पे पोएट एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेपिटिशन है ना, बल दे रहे हैं जिस चीज़ पे, यहाँ तो रेपिटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। टुक और टाइनी है ना, एलिट्रेशन है। फर्स्ट लाइन में देखिए टुक और टाइनी, टा साउंड का रेपिटिशन है, इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। और थर्ड लाइन में देखिए एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसने इतना पतला बेला जैसे कि वेफर। तो यहाँ पर उस जो केक वो बेक कर रही थी, वेफर से कंपैरिजन किया है उसको, और उसको उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए एज यूज़ किया है, तो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट। For the for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. और क्योंकि उसने कहा, वो देखिए कि वो क्या कहती है, my cakes that seem too small when I eat of them myself. और कि जब केक मैं खुद खाती हूँ तो मुझे अपने केक छोटे लगते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब किसी को देने की बात होती है तो ये बहुत बड़े दिखते हैं, टू लार्ज, बहुत बड़े दिखते हैं। यानी कि अगेन ये उसकी ग्रीडीनेस शो करता है कि जब वो खुद खाती है तो उसको लगता है ओह केक कितना छोटा सा है, लेकिन जब किसी को देने की बात होती है तो वही केक उसको बहुत बड़ा लगता है कि वो दे नहीं पाती। तो उसको ये थर्ड केक भी बड़ा लगा, एंड सो सी पुट देम ऑन द शेल्फ। शेल्फ होते हैं अलमारी में, उसने फिर से थर्ड केक भी रख दिया, है ना। देन नाउ सी द poetic devices and rhyming scheme. स्मॉल ए है, माई सेल्फ और सेल्फ है ना, माई सेल्फ और शेल्फ साउंड कर रहा है, तो बी भी है और अवे सी है। दिस इज द राइमिंग स्कीम। और सीम और स्मॉल है ना, सा साउंड का रेपिटेशन है, तो एलिट्रेशन है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट स्टैंजा, चलिए देखिए यहाँ पर एक इंजैबमेंट भी है, स्मॉल के बाद और माई सेल्फ के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है एंड में। तो जब कोई लाइन में पंचुएशन मार्क नहीं होता है इसके एंड में और वो लाइन दूसरी लाइन में मूव कर जाती है, तो इंजैबमेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट देखिए, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और तब जब उन्होंने देखा वो 3 बार केक बना के बार बार अलमारी में रख रही थी और वो बहुत भूखे थे, चक्कर आया जा रहा था उनके, तब वो सेंट पीटर जो थे बहुत गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, फॉर होता है बिकॉज, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और फेंट हो जा रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे, बहुत वीक हो रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और श्योरली बिल्कुल सत्य है कि ये इस तरह की लेडी जो थी उनके गुस्से को, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, कि एक सेंट तक को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी, है ना। कि प्रोवोक करना होता है कि किसी को गुस्सा दिला देना, उत्तेजित कर देना। और सेंट, जैसे सेंट लोग तो बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन उनको तक गुस्सा दिला दिया उसने। सो प्रोवोक करना, कॉज टू गेट एंग्री होता है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। एंग्री जो है ए है, फेंट और सेंट की साउंड सेम है, तो फेंट और सेंट बी है और वुमन सी है। तो देखिए इसमें भी वुमेन के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो इंजैबमेंट है, इंजैबमेंट है। नेक्स्ट स्टैंजा नाउ, एंड ही सेड यू आर far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और तब सेंट बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि यू आर फार टू शेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। टू ड्वेल होता है टू लिव, रहना, है ना, कि तुम बहुत स्वार्थी हो एक ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए, एक मनुष्य के रूप में तुम बहुत स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, खाना भी है, शरण शेल्टर भी है, रहने का जगह भी है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुमको गर्म रखने के लिए आग भी है, क्योंकि वो बहुत ठंडा प्रदेश है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, नॉर्थ लैंड, नॉर्थ पोल के पास है, तो आग भी है, लेकिन सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम बहुत शेल्फिश हो, और एक तुम ह्यूमन फॉर्म में, एक मनुष्य का रूप में तुम जो हो बहुत ही सेल्फिश लेडी हो। ये उन्होंने गुस्सा होकर उससे कहा। नाउ सी द पोइटिक राइमिंग स्कीम। अगेन सेल्फिश ए है, फॉर्म और वॉर्म की साउंड सेम है, तो बी है, शेल्टर सी है।
शेलफिश के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो एन्जाम्बमेंट है। और यहाँ पर देखिए टू से दोनों लाइनें शुरू हुई हैं, सेकंड और थर्ड, टू ड्वेल, टू हैव, तो यहाँ पर एनाफोरा है। जब एनाफोरा होता है फिगर्स ऑफ स्पीच बच्चों, जब सेम वर्ड से ये वर्ड दो कई सारे भी हो सकते हैं कि जब सेम वर्ड कंसेक्यूटिव लाइनों में, लगातार लाइनों में दिए होते हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। नाउ द सेकंड लास्ट of this page. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. और तब उन्होंने जो है गुस्सा होकर उस लेडी को कर्ज दिया कि now you shall build as the birds do, और तुम वैसे ही करोगी अब जैसे कि चिड़ियाँ करती हैं, वैसे ही बनाओगी सब कुछ। एंड शेल गेट यू स्कैंटी फूड, और तब तुम्हें बहुत ही स्कैंटी होता है बच्चों, बहुत ही कम मात्रा में, वेरी लिटिल, और तब तुमको बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और जब तुम सूखे जंगल में पूरे दिन बोर करती रहोगी, बोर होता है डिग करना, है ना, खोदना किसी चीज़ को, बोर करती रहोगी, डिग करती रहोगी, और तब तुमको बहुत थोड़ा सा स्कैंटी फूड मिलेगा और तुम चिड़िया की तरह रहोगी। ये उन्होंने उसको कर्ज दिया। तो सीधा राइमिंग स्कीम, डू ए है, फूड वुड सेम साउंड कर रहा है, बी है, बोरिंग सी है। अगला देखिए, फर्स्ट लाइन में बा साउंड रिपीट हुई है एंड बिल्ड बर्ड्स, है ना, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट साउंड है और तो एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आगे देखिए बोरिंग वर्ड को बहुत एम्फेसाइज किया गया कि तुम्हें बहुत डिग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो बोरिंग 3 बार रेपिटेशन हुआ है, तो यहाँ पर रेपिटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच इज देयर। एंड फूड के बाद देखिए कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो एग्जाममेंट इज ऑल्सो देयर। सी आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंजा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब देखिए, then up she went through the chimney, और फिर जैसे उन्होंने कहा तो वो चिमनी जो फायर प्लेस के ऊपर एक लगी होती है, जहाँ से धुआं स्मोक जो होता है वो बाहर निकलता है, घर में नहीं भरता है, तो उसको चिमनी कहते हैं। देन अब द शी वेंट थ्रू द चिमनी, तो फिर जैसे ही उन्होंने कहा तो वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और ऊपर जाके वो एक वुड पिकर बन गई। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड बन गई थी, तो और वो वुड पेकर बन के उड़ गई। वुड पेकर बच्चों कटफोड़वा को कहते हैं, जो लकड़ी को खोदता रहता है अपनी बीक से, अपनी चोंच से खोदता रहता है और तब खाना खाता है, जंगलों में रहता है। तो आई एम रिपीटिंग दिस लाइन कि देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, वो चिमनी से बाहर निकल के, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और चूँकि वो एक चिड़िया बदल गई थी, वुड पिकर में बदल गई थी, कटफोड़वे में, और वो ऊपर उड़ गई। नाउ सी द राइमिंग स्कीम अगेन, चिमनी ए है, वर्ड और वर्ड सेम साउंड कर रहे हैं, तो बी है, और वुड पिकर सी है। Next, turn the page. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. See, और जब पोएट बताते हैं कि जब सेंट पीटर उसको जो कर्स कर रहे थे, उसको शाप दे रहे थे, तो उसने एक लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी, तो और उसका कलर जो था स्कारलेट था। स्कारलेट कहते हैं एकदम चमकीले लाल रंग को कहते हैं, ब्रिलियंट रेड कलर को। तो शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके जो है बिल्कुल लाल रंग की उसके सर पे एक टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और जब वो चिड़िया बनी बस वही लाल रंग की टोपी जो थी वही वैसी रह गई। देखिए कटफोड़वे के सर पे आप ऐसा लाल रंग का कुछ होता है, तो वो उसको उस टोपी से का बता रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी के रेस्ट होते बाकी के बचे हुए जो कपड़े थे वो जल गए थे, ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम,
और वो बिल्कुल काले हो गए थे जैसे कि कोयला इन द आग में, फ्लेम होता है आग को कहते हैं, यानी कि जब वो चिमनी के थ्रू ऊपर गई तो उसके सारे कपड़े जल गए। और बस जो उसने लाल रंग की टोपी थी वो वैसी रही, और इसीलिए कठफोड़वे के सर पे का ऊपरी हिस्सा जो है लाल होता है, टोपी की जगह का हिस्सा लाल होता है उसका। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। हेड ए है, सेम और फ्लेम की साउंड सेम है, बी है, बर्न्थ सी है। बर्न्थ के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो इंजैबमेंट है, और यहाँ पर उसके कपड़ों को कोयले से कंपेयर किया है, और उस कंपैरिजन को दिखाने के लिए उन्होंने एज यूज़ किया है ना। जब एज लाइक या सो वर्ड से किसी को कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। So this is about this stanza. Now come to the last stanza of this poem. And every county schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और जब पोएट कहते हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, जो कंट्री होता है जो रूरल एरिया होता है, गांव का एरिया होता है, जो कंट्री साइड कहते हैं, और जो वहाँ पे जो गांव के जो स्कूल के बच्चे थे, हैज सीन हर इन द वुड, ने उसको, हर यहाँ पर उस लेडी को जो कटफोड़वा बन गए थे उसको जंगलों में देखा है, वो जंगल को कहते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और वो जो है वहाँ पर जो पेड़ पे रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए डिग करती रहती है, खोदती रहती है और खोदती रहती है। ठीक है। नाउ सी द राइमिंग स्कीम। स्कूल बॉय, ए वुड और फुड जो है राइम कर रहा है, सेम साउंड है, बी है, और डे सी है। ठीक है। और बोरिंग एंड बोरिंग बार बार रिपीटिशन हुआ है कि वो उस पर पोएट जो है बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, तो बोरिंग यहाँ पर रेपिटिशन है, बोरिंग बोरिंग पे। एंड स्कूल बॉय के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इंजैबमेंट है यहाँ पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, दिस इज़ द बैलेड, एंड आई हैव uploaded question answers, difficult word meanings of the same poem on the same channel, Naughty Ask Ma'am English Wiglish. Work hard. Thank you so much.